दिनांक 18 दिसंबर वर्ष 2020 नवीं कक्षा मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर त्रिभुज कर रहे थे हम। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्न संग्रह 3.4 और 3.5 की। प्रश्न संग्रह 3.4 को समझने के लिए कुछ बेसिक्स की ज़रूरत है, कुछ सूत्रों की ज़रूरत है। तो उन नियम और सूत्र क्या हैं वो ज़रा आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कोण समद्विभाजक का प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होते हैं। जैसे कि ये कोण PQR है और ये QS इस कोण PQR का समद्विभाजक है। समद्विभाजक यानी कि कोण वह किरण जो कोण को दो समान भागों में विभाजित कर दे उसे समद्विभाजित कहते हैं। जैसे कि कोण PQR अगर 60 अंश है और QS खींचने पर अगर ये 30-30 अंश के दो कोण बन जाते हैं तो ये QS जो है वो कोण PQR की समद्विभाजक होगी। अब इस प्रमेय के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस समद्विभाजक पर जितने भी बिंदु होंगे वो सब इस कोण के दोनों भुजाओं से समदूरस्थ होंगे। जैसे यहाँ AB देखिए इस भुजा पर लंब है, यानी AB जो है वो बिंदु A की भुजा QP से दूरी है। ऐसे ही देखिए ये AC भी यहाँ लंब है, तो ये जो AC है वो बिंदु A की भुजा QR से दूरी है। अब बिंदु A जो है ये कोण PQR के समद्विभाजक पर है, इसलिए ये जो दूरी AB और ये दूरी AC ये दोनों दूरियाँ बराबर होंगी। यही इस प्रमेय का यही फार्मूला है। देखिए यहाँ पर दिया भी है कि किरण QS, ये जो किरण QS है ये कोण PQR का समद्विभाजक है। ये कोण PQR का समद्विभाजक है और इस समद्विभाजक पर बिंदु A है। इस समद्विभाजक पर बिंदु A है और यहाँ पर AB लंब है PQ पर, AC लंब है QR पर। तो ऐसी स्थिति में ये AB और AC ये दोनों सर्वांगसम होंगे, इनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी। और यही इसका विलोम भी है कि अगर कोई बिंदु कोण की दोनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित हो तो वह बिंदु उस कोण की समद्विभाजक पर होता है। यानी कि अगर ये AB और AC यदि बराबर हो, इसका मतलब हो गया कि बिंदु A कोण PQR की दोनों भुजाओं से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो ये जो किरण QA होगी वो कोण PQR की समद्विभाजक होगी। ये कोण समद्विभाजक प्रमेय का उल्टा है, इसलिए इसे विलोम कहते हैं। अब दूसरा नियम अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। जैसे कि त्रिभुज XYZ है, यहाँ पर भुजा XZ अगर बड़ी है भुजा XY से तो XZ के सामने वाला कोण भी बड़ा होगा और XY के सामने वाला जो कोण है वो छोटा होगा। अब सामने वाला कोण कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पर XZ है, बीच में कौन सा अक्षर गायब है? ये Y गायब है, क्योंकि तीन ही यहाँ पर अल्फ़ाबेट हैं X, Y और Z। यहाँ पर XZ लिखा है तो बीच में Y देखिए यहाँ पर गायब है, तो XZ का जो सम्मुख कोण होगा वो कोण Y होगा। कोण Y का फुल फॉर्म कैसे लिखते हैं? ये Y बीच में लिख देंगे, ये कोण का निशान, फिर X Y Z, जो अक्षर गायब है वो बीच में लिख दीजिए तो उसका सम्मुख कोण मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर Z गायब है तो इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण XZY। तो बहुत आसान नियम है। त्रिभुज की एक भुजा अगर बड़ी है दूसरी भुजा छोटी है तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होगा, छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होगा। ऐसे ही अगर दो भुजा बराबर है तो उनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। और इसका विलोम भी, इसका उल्टा भी होता है कि अगर त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से बड़ा है तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होगी, छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होगी। इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। देखिए इसका विलोम है। जैसे यहाँ त्रिभुज ABC है, अब कोण B जो है वो कोण C से बड़ा है,
तो कोण बी की सम्मुख भुजा कोण सी की सम्मुख भुजा से बड़ी होगी। सम्मुख भुजा कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ पर बी है तो बी को छोड़ करके बाकी जो दो बचे वो उसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी। जैसे कोण बी है तो बी को मिटा दीजिए तो क्या बचा? ए सी। तो ए सी कोण बी की सम्मुख भुजा हो गई। ऐसे ही कोण सी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? सी को हटा देंगे तो भुजा ए बी मिलता है, तो कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी। अब यहाँ कोण बी कोण सी से बड़ा होगा, इसलिए कोण बी की सम्मुख भुजा भी कोण सी की सम्मुख भुजा से बड़ी होगी। तो ये नियम भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके बाद ये नियम आप समझ लिए। अगला नियम कि त्रिभुज के किसी भी दो भुजा को यदि हम प्लस करें तो जो योगफल होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो हमेशा अन्य दो भुजाओं के योगफल से छोटी होगी। मतलब अगर एक भुजा की लंबाई 5 है, दूसरी भुजा की लंबाई 3 है, तो 5 और 3 क्या हो गया? 8 हो गया। तो तीसरी भुजा की लंबाई हमेशा 8 से छोटी होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती। अब कितनी छोटी हो सकती? छोटे होने का भी एक लिमिट है। अगर इसको आप माइनस कर दो, जैसे कि ये 8 है और ये 5 है, तो 8 में से 5 गया तो 3, यानी ये जो तीसरी भुजा है वो 8 से तो छोटी होगी लेकिन 3 से छोटी नहीं हो सकती। यानी उनके दो भुजाओं के योगफल से छोटी होगी, लेकिन उनके जो अंतर होगा, दो भुजाओं का जो अंतर होगा उससे बड़ी होगी। तो एक भुजा अगर 5 है, दूसरी भुजा 3 है, तो तीसरी भुजा होगी वो 5 + 3 यानी कि 8 से छोटी होगी। लेकिन वो भुजा 5 - 3 यानी कि 2 से बड़ी होगी। यानी तीसरी भुजा की लंबाई वो 2 से 8 के बीच में होगी। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.4। 3.4 में क्या दिया है? बिंदु ए है वो कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है। अब यहाँ ए एक्स की लंबाई वो 2 दिया है, तो ए जेड की लंबाई हमें ज्ञात करना है। अब हल यहाँ पर क्या होगा? कोण समद्विभाजक पर स्थित बिंदु कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होता है। ये कोण समद्विभाजक प्रमेय में हम सीख चुके हैं, पहला नियम जो मैंने आपको बताया। तो इसलिए जो ए जेड है, ये ए एक्स के बराबर होगा, परंतु यहाँ ए एक्स 2 है, इसलिए ए जेड भी 2 सेमी हो जाएगा। यहाँ सेमी मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ सेमी में दिया है तो ये भी सेमी में आएगा। तो इस तरह से पहला सवाल यहाँ समाप्त होता है। दूसरा सवाल क्या है? कोण टी एस आर दिया है। यहाँ पर कोण आर एस टी का माप 56 डिग्री दिया है। अब ये जो बिंदु P है, P से PT लंब है ST पर और PR लंब है SR पर, और ये PR और PT ये दोनों सर्वांग सम हैं। तो देखिए ये P से PT और PR लंब है, इसका मतलब ये PT और PR बिंदु P की दूरियां हैं कोण की दोनों भुजाओं से, और ये दोनों दूरियां यहाँ पर बराबर दिया है। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बिंदु कोण की भुजाओं से समदूरस्थ हो तो वो बिंदु कोण समद्विभाजक पर होता है। इसलिए यहाँ जो SP है वो कोण TSR का समद्विभाजक होगा। तो यहाँ पर RST 56 दिया है और पूछ क्या रहा है? RSP दिया है, RSP पूछ रहा है। तो ये जो RSP है वो RST का आधा हो जाएगा, क्योंकि SP कोण का समद्विभाजक है। तो 56 का आधा करेंगे तो कोण RSP मिल जाएगा। इसी चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पर PT लंब है ST पर, PR लंब है SR, ये दिया गया है दत्त। तो इसलिए ये लंब होने की वजह से PT और PR या बिंदु P की कोण RST की भुजाओं से दूरियां हैं, परंतु यहाँ PR और PT सर्वांगसम दिया है। तो इसलिए हाँ, PR और PT सर्वांगसम दिया है, और नियम क्या है कि कोण की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु कोण की समद्विभाजक पर होता है। इसलिए यहाँ जो किरण SP है वो कोण TSR की समद्विभाजक हो जाएगी। किरण SP वो कोण TSR की समद्विभाजक हो जाएगी। तो ये दोनों छोटे जो कोण है, ये कोण RSP और कोण TSP, ये दोनों
कोण बराबर सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कि ये जो कोण RSP जो पूछा गया है वो बड़े वाले कोण का आधा हो जाएगा। बड़ा वाला कोण यानी कि कोण RST का आधा हो जाएगा। अब RST 56 है तो 56 का आधा 28 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि त्रिभुज PQR में भुजा PQ की लंबाई QR की और PR, ये 3 भुजा की लंबाई दिया है और हमें इस त्रिभुज में सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण को पहचानना है और इस लिखना है। तो जैसा कि हमने नियम में डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होगा। अब उस नियम के अनुसार देखिए, PQ, QR और PR की लंबाई दिया है 10, 12 और 8। इसमें 12 सबसे बड़ा है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 8 है। तो इसको मैंने इस तरह से घटते क्रम में लिखा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, और ये चिन्ह भी लगा दिया। अब 12 किसकी लंबाई है? QR की, तो 12 के नीचे QR लिख दिया। 10 कौन है? PQ 10 है, तो 10 के नीचे PQ। और 8 क्या है? PR 8 है, तो 8 के नीचे PR, और चिन्ह वैसे का वैसे। अब QR के सामने का कोण कैसे लिखेंगे? मैंने बताया था, जो अक्षर यहाँ पर गायब है वही बीच में लिख दीजिए। यहाँ पर 3 ही अक्षर है PQR, जबकि यहाँ सिर्फ QR लिखा है, P गायब है, तो QR के सामने का कोण QPR हो जाएगा। P गायब था तो P बीच में डाल दिया। देखिए यहाँ पर R गायब है तो इसके सामने का कोण PRQ हो जाएगा। यहाँ पर Q गायब है तो PR का सम्मुख कोण PQR हो जाएगा। तो इस क्रम के अनुसार देखिए, सबसे बड़ा कोण हो जाएगा कोण QPR और सबसे छोटा कोण हो जाएगा कोण PQR, जो मैंने यहाँ अगले स्टेप में लिखा। अब हमें कारण भी लिख देना है कि ऐसा क्यों। तो इसका कारण है, सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा तथा सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। चौथा सवाल ठीक इसका उल्टा है। यहाँ त्रिभुज में 2 कोण दिए हैं और सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा का नाम लिखना है कारण सहित। अब यहाँ सिर्फ 2 ही कोण दिए हैं, जबकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण F, कोण A और कोण N। तो यहाँ सबसे पहले तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तीसरा कोण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो त्रिभुज के कोण का एक नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। तो अगर 180 में से इन दोनों को आप माइनस कर दो तो तीसरा कोण यानी कि कोण N भी मिल जाएगा। उसके बाद सबसे बड़े कोण का जो भुजा सामने वाली भुजा होगी सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे कोण की सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। तो हम जानते हैं तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, ये नियम लगा देंगे। त्रिभुज FAN में कोण F प्लस कोण A प्लस कोण N बराबर 180, कारण त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। अब यहाँ FA जो माप दिया है वो डाल दिया, दोनों 120 हो गया, राइट साइड में माइनस हो गया, कोण N यहाँ 60 हो गया। तो अब कोण के माप क्या क्या हो गए? 60, 40 और 80। इसमें 80 डिग्री सबसे बड़ा है, फिर 60, फिर 40। अब 80 डिग्री कौन है? कोण F है। 60 कौन है? कोण N है। और 40 डिग्री कौन है? 40 डिग्री कोण A है, तो 40 के नीचे कोण A आ गया। अब सबकी सम्मुख भुजा लिख दीजिए। ये F है तो F को छोड़ करके बाकी जो बचता है वो F की सम्मुख भुजा होगी। F को छोड़ दिया तो बाकी क्या बचा? NA, तो F के सामने NA आ गया। N को अगर आप छुपा दो तो FA मिलता है, इसलिए कोण N की सम्मुख भुजा FA। A को छुपाएंगे तो FN मिलता है, इसलिए A की सम्मुख भुजा कोण A की सम्मुख भुजा FN। तो यहाँ NA सबसे बड़ी भुजा होगी और FN सबसे छोटी भुजा होगी, जो कि मैंने अगले स्टेप में लिखा। और कारण यहाँ लिख देना है कि त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी तथा छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। अब 5वां सवाल हमें यहाँ सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। तो उपपत्ति हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु किसको बोलते हैं? समबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हों। तो यहाँ पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा AC, ये सब बराबर होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये तीनों भुजा बराबर हैं, तो इनके जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अब तीनों कोण बराबर है तो तीनों कोण का माप हमने x मान लिया, लेकिन हम जानते हैं कि तीनों कोणों के योगफल 180 होता है। तो इसलिए x प्लस x प्लस x तीनों कोणों को योगफल जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी कि 3x 180, x बराबर 180/3, x बराबर 60। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्येक कोण 60 अंश है, जो कि 90 से कम है, इसलिए
समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश के होते हैं, अर्थात वो न्यून कोण होता है। अब इसके बाद ये 3.4 यहाँ पर समाप्त होता है, 3.5 चालू करते हैं। उसके लिए आपको समरूपता क्या होती है वो समझना होगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ आकृति दिखाई दे रही होगी कि एक आकृति, जैसे यहाँ 2 त्रिभुज है, यहाँ 2 वृत्त हैं, यहाँ 2 हेक्सागोन बने हुए हैं, यहाँ 2 वर्ग बना हुआ है, यहाँ ताजमहल की 2 फोटो हैं। तो हर एक आकृति में देखिए एक आकृति बड़ी है, एक छोटी है, यानी उनके आकार अलग अलग हैं, लेकिन रूप एक जैसा ही है। जैसा ये त्रिभुज दिख रहा है वैसा ये भी दिख रहा है, बस उनके आकार में फ़र्क है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ऐसी जो आकृतियाँ होती हैं जिनका आकार तो छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन रूप एक जैसा हो, उन्हें समरूप कहते हैं। रूप बराबर भी हो सकता है, सिर्फ एक ही शर्त है समरूप होने के लिए कि उनके रूप एक जैसे होने चाहिए। अगर रूप एक जैसा है लेकिन आकार छोटा बड़ा है तो उसे हम समरूप कहते हैं। और अगर दोनों बराबर है, आकार भी बराबर है, रूप भी एक जैसा है, तो उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। समरूप और सर्वांगसम में यही फ़र्क है। तो यहाँ पर एक आकार बड़ा एक आकार छोटा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। वही अगर ये दोनों आकार बराबर भी हो जाएं, दोनों आकृतियों के आकार भी बराबर हो जाएं और रूप भी बराबर हो जाएं, तो हम कह सकते हैं दोनों आकृतियाँ समरूप भी हैं और सर्वांगसम भी हैं। अब यहाँ पर इस बात को समझ लेते हैं त्रिभुज को लेकर के। जैसे यहाँ एक त्रिभुज ABC बनाया गया है, तो आप देखिए यहाँ जो दूसरा ट्रायंगल बना है DEF, इसमें हर एक भुजा जो है ये पहले त्रिभुज की भुजा की डबल है। जैसे ये 4 है तो 4 की डबल हो गई 8 हो गई, ये 3 है तो ये 3 की डबल 6 हो गई, ये 2 है तो ये 2 की डबल 4 हो गई। इसका मतलब अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। जैसे यहाँ अनुपात 1/2 है, ये अगर 1 रहेगा तो ये 2 रहेगा, ये 4 तो ये 8 डबल। तो यहाँ हर एक भुजाओं का अनुपात देखिए कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा आप समझ लीजिए, यहाँ पर AB की संगत भुजा कौन सी होगी, DE होगी, BC की संगत भुजा BEF होगी और AC की संगत भुजा DF होगी। तो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है और उनके जो संगत कोण होते हैं वे सर्वांगसम होते हैं। जैसे एक का संगत कोण D है तो वो सर्वांगसम होगा, B का संगत कोण E है तो कोण B और E भी सर्वांगसम होंगे। कोण C का संगत कोण F है तो कोण C और F भी सर्वांगसम होंगे। तो ये 2 बातें आप समझ लीजिए कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पहला कोण A है तो यहाँ पहला कोण P है तो A और P संगत कोण हो गए, वो बराबर होंगे उनके माप। बीच में यहाँ B है, यहाँ पर बीच में Q है तो कोण B और Q संगत कोण हो गए और वो बराबर होंगे। ऐसे यहाँ पर C तीसरे नंबर पे है, R तीसरे नंबर पे है तो कोण C और कोण R ये संगत कोण होंगे और ये बराबर होंगे। फिर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। संगत भुजा किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पहली भुजा AB है, यहाँ पहली भुजा PQ है तो पहली संगत भुजा हो गई AB और PQ, तो ये पहली संगत भुजा का अनुपात हो गया। यहाँ दूसरी भुजा BC और QR है तो BC/QR दूसरी संगत भुजा का अनुपात हो गया। AC और PR ये तीसरी भुजा है तो AC/PR तीसरी संगत भुजा का अनुपात हो गया। तो अगर त्रिभुज समरूप होगा तो तीनों संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होंगे। ये आप अच्छी तरह से ये नियम समझ लीजिए, क्योंकि इन नियम के आधार पर ही प्रश्न संग्रह 3.5 है। तो प्रश्न संग्रह 3.5 पे चलते हैं। पहला सवाल, त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज LMN दिया है और हमें इनके सर्वांगसम संगत कोण के नाम लिखने हैं और संगत भुजाओं का अनुपात लिखना है। तो देखिए पहला अक्षर X है तो इसलिए पहला कोण लिख देंगे हम लोग। अब कोण X कैसे लिखेंगे, 3 अक्षर से। कोण X लिखना है तो X बीच में आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। पहले कोण का निशान बनाइए। अब हमें कोण X लिखना है तो X बीच में डाल दीजिए, फिर Y और Z को अगल बगल में आ जाएगा।
यहाँ z और y, z पहले y बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ एक ही शर्त है कि कोण x लिख रहे हैं तो x बीच में होना चाहिए। अब x यहाँ हमने कोण x लिखा तो यहाँ पर कोण l लिखना पड़ेगा क्योंकि संगत कोण है। तो कोण l कैसे लिखेंगे? कोण का निशान, फिर m और n दोनों में से कोई भी एक अक्षर पहले लिख दीजिए। कोण l लिखना है तो l बीच में आएगा, फिर जो तीसरा अक्षर बचा है वो लास्ट में। तो इस तरह से पहला संगत कोण लिख दिया। इसी तरह कोण y, कोण m भी हो गया, कोण z और कोण n भी हो गया। तीनों सर्वांगसम संगत कोण लिख दिए। अब संगत भुजा का अनुपात, पहली भुजा यहाँ एक्स वाई है और यहाँ एल एम है, तो पहली संगत भुजा एक्स वाई बटे एल एम हो गया। दूसरी संगत भुजा वाई जेड और एम एन है, तो वाई जेड बटे एम एन दूसरी संगत भुजा हो गई। तीसरी संगत भुजा यहाँ एक्स जेड और एल एन है, तो तीसरी संगत भुजा एक्स जेड और एल एन हो गई। तीनों का अनुपात यहाँ बराबर हो गया। तो इतना ही करना था पहले सवाल में। दूसरे सवाल में इसका थोड़ा एक स्टेप आगे आ जाएगा। त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, ये तीनों भुजा की लंबाई दिया है। दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड और पी क्यू आर समरूप है। पी क्यू आर की केवल एक भुजा की लंबाई दी है, वो है 8 सेंटीमीटर। बाकी शेष भुजाएँ यानी दोनों बाकी दो भुजाएँ, कौन सी दो भुजाएँ? पी क्यू की लंबाई दिया है, तो बाकी दो भुजाएं हो गई क्यू आर और पी आर। ये दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए भुजा की लंबाई दिया है और भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ हम केवल संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। यहाँ कोण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही कोण के बारे में कुछ पूछा गया है, तो कोण यहाँ हम नहीं लिखेंगे, केवल भुजा लिखेंगे क्योंकि भुजा की जानकारी दी है और भुजा ही ज्ञात करना है। तो यहाँ त्रिभुज देखिए समरूप, त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप दिया है। ये समरूप का निशान है, ये दिया गया है इसलिए दत्त, कारण में दत्त लिख देंगे। फिर इनकी सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर, फिर एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड का मान डाल दिया, पी क्यू का मान डाल दिया और इसको नंबर 1 दे देंगे। अब ये हमको क्यू आर ज्ञात करना है, तो ये पहला और दूसरा अनुपात ले लीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्यू आर बराबर 12 आ जाएगा। अब हमें पी आर ज्ञात करना है, तो पहला और तीसरा अनुपात ले लीजिए, तिर्यक गुणा करिए, पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर लिखना चाहिए आपको, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर यह सेंटीमीटर में दिया है, तो ये जो मान मिलेगा वो भी सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी सवाल है 3.5 का कि समरूप त्रिभुज की जोड़ी की कच्ची आकृति बनाइए, उन्हें नाम दो, उनके सर्वांगसम कोण को सामान्य चिन्ह से दर्शाओ और त्रिभुजों की संगत भुजा की लंबाइयाँ समानुपात में हो ऐसी संख्या दर्शाइए। तो पहले तो समरूप त्रिभुज की कच्ची आकृति बनाना है, यानी एक त्रिभुज बड़ा एक त्रिभुज छोटा, फिर उन्हें नाम देना है। तो एक को नाम ABC दे दिया, दूसरे का नाम PQR दे दिया। उनके सर्वांगसम कोण जो है उन्हें समान चिन्ह से दर्शाना है। तो एक को मैंने क्रॉस से दर्शा दिया, एक को डॉट से दर्शा दिया और एक को एक छोटे से चाप से दर्शा दिया। तो सर्वांगसम कोण को समान चिन्ह से दर्शा दिया। फिर त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाइयाँ समानुपात में हो ऐसी संख्या दर्शाइए। तो छोटी वाली को 4 ले लिया हूँ, बड़ी वाली भुजा उसका डबल 8 कर दिया, तो 4 का डबल 8। तो यहाँ दूसरी भुजा जो भी लेंगे उसका डबल इसलिए कर देना है। यहाँ मैंने 3 ले लिया तो 3 का डबल यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ 5 ले लिया तो यहाँ 10। तो छोटे त्रिभुज का माप आप अपने मन से ले सकते हैं और उसका 2 गुना या 3 गुना तो आपके पर है कि कौन सा अनुपात लेना है। मैंने यहाँ 1/2 का अनुपात लिया है, तो इसलिए बड़ी भुजा की जो बड़ी भुजा का जो माप है वो छोटे भुजा का डबल कर दिया है मैंने। तो इस तरह से तीसरा सवाल भी यहाँ समाप्त होता है। अब आ जाते हैं प्रकीर्ण प्रसंग्रह 3, इसके MCQ की चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ त्रिभुज की 2 भुजाएँ 5 और सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर दिया है। तीसरी भुजा की लंबाई क्या नहीं हो सकती वो लिखना है। मैंने आपको बताया था कि जो तीसरी भुजा है वो दोनों के योगफल से छोटा होगा और दोनों के अंतर से बड़ा होगा। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 6.5 आएगा और माइनस करेंगे तो 3.5 आएगा। यानी कि जो तीसरी भुजा है वो 6.5 और 3.5 के बीच में ही हो सकती है। 6.5 से बड़ी नहीं हो सकती, 3.5 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये देखिए ये 3.5 से बड़ी है, इसलिए ये माप नहीं हो सकता तीसरी भुजा का। ये भी 3.5 से बड़ी है, ये भी 3.5 से बड़ी है 3.8, इसलिए ये भी छोटी भुजा नहीं हो सकती। 3.4 देखिए, ये
3.4 ये 3.5 से छोटी है, तो ये हो सकता है। तो ये नियम आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जो तीसरी भुजा होगी वो दोनों भुजा के योगफल से छोटी होती है, लेकिन दोनों भुजा के अंतर से छोटी नहीं हो सकती। 6.5 से छोटी होगी लेकिन 3.5 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहाँ इसका आंसर 3.4 आएगा। त्रिभुज PQR में कोण R बड़ा है कोण Q से, तो नीचे देखिए कोण R की सम्मुख भुजा क्या होगा, QR तो हो नहीं सकता क्योंकि R इधर भी आ रहा है, R इधर भी आ रहा है। PQ देखिए R की सम्मुख भुजा PQ, कोण Q की सम्मुख भुजा PR, क्योंकि R देखिए यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर Q है, तो इधर Q नहीं है, तो कोण R की सम्मुख भुजा और कोण Q की सम्मुख भुजा, ये भी यही आंसर आ जाएगा। कोण TPQ में कोण T और कोण P का माप दिया है, तो कोण Q हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? ये दो कोण दिया उसका योगफल 160 आ रहा है, जबकि तीनों कोण मिला के 180 होना चाहिए, तो तीसरा कोण हो जाएगा 20 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भुजा PQ सबसे छोटा TP से क्या सच है, तो कोण से देख लेते हैं। PQ का सम्मुख कोण क्या होगा, T होगा, क्योंकि T गायब है, तो T, और इसका सम्मुख कोण क्या होगा, Q होगा। तो कोण T क्या कोण Q से छोटा है? नहीं, कोण T कोण Q से बड़ा है, क्योंकि कोण Q 20 है और कोण T 65 है, इसलिए पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए PQ छोटा है TQ से, क्या यह सच हो सकता है? तो इसके सम्मुख कोण से देखना पड़ेगा। PQ का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण T, और TQ का सम्मुख कोण P, तो कोण T क्या छोटा है कोण P से? यस, कोण T का माप कोण P के माप से कम है, इसलिए कोण T छोटा होगा P से, तो इसलिए ये आंसर आएगा। और इस तरह आप बाकी सारे चेक करेंगे तो वो आंसर में फिट नहीं बैठेगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा B। तो इतना आप प्रैक्टिस करिएगा, अपने मन से इसे नोटबुक में हल करिए। कहीं पर कोई शंका हो, कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अगले चैप्टर की। धन्यवाद।